Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी यूनिट 1 की HSAB कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार, ठीक है, जिसमें हमने कई सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था, HSAB के अनुप्रयोग। और मैंने आपको बताया था इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर बार आते हैं, कोई ना कोई पूछता है और सबों का आंसर लगभग एक जैसा ही होता है। आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है कि कठोर कठोर के साथ क्रिया करेगा, मृदु मृदु के साथ क्रिया करेगा। ये वाला कंसेप्ट तो आप रट लो, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हर जगह आपके काम आ सकता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट में आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कुछ अनुप्रयोग पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के जो अनुप्रयोग है उसमें हम कौन सा ले रहे हैं, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, ठीक है। देखो, प्रकृति में जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो भी हमारे पास इसी सिद्धांत के आधार पर पाए जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इसी सिद्धांत के आधार पर हमारे पास बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है, जैसे कैल्शियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, ठीक है, और Al3+, एल्यूमिनियम आता है, ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कठोर अम्ल है। ये क्या है, कठोर अम्ल है, कठोर अम्ल है। प्रकृति में ये किसके साथ पाए जाते हैं, कठोर क्षार के ही साथ पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास HSAB का सिद्धांत क्या कहता है कि कठोर कठोर के साथ ज्यादा स्थायी होता है, मृदु मृदु के ज्यादा साथ स्थायी होता है। तो यहाँ पे जो ये है कठोर अम्ल है, ये कठोर क्षार के साथ ही पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास ये पाए जाते हैं कार्बोनेट के साथ, ठीक है, कार्बोनेट के साथ पाए जा सकते हैं, O2- के साथ पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो खनिज है वो भी कठोर अम्ल और कठोर क्षार से मिलकर बने हुए हो सकते हैं, या फिर मृदु अम्ल और मृदु क्षार से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे पास ये बात आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके रूप में पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में, एल्यूमिनियम के रूप में, आदि रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, प्रकृति में खनिज पाए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो यहां पे ध्यान देना, इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे ये पूछ सकता है जो हमारे पास कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, किसी के भी बारे में पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में ही क्यों पाया जाता है, जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही क्यों पाया जाता है, या फिर मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में ही क्यों पाया जाता है, कारण दीजिए, आपको कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। आपसे और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है लेकिन कैल्शियम सल्फाइड क्यों नहीं पाया जाता, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है या मैग्नीशियम सल्फाइड क्यों नहीं पाया जाता। ऐसे कुछ कारण आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही क्यों पाया जा रहा है। तो आप क्या रीजन दोगे, आप रीजन दोगे कि यहां पे जो कैल्शियम है वो कठोर अम्ल है, यहां जो कैल्शियम है वो कठोर अम्ल है, और जो हमारे पास कार्बोनेट है वो कठोर क्षार है। और हम जानते हैं HSAB के सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल और कठोर क्षार आपस में क्रिया करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे मृदु अम्ल और मृदु क्षार होता तो हम मृदु लिख देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास यहां पे एक चीज कठोर होती और एक चीज मृदु होती तो ये क्रिया नहीं कर पाते, ऐसा हमारे पास होता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जैसे कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, सल्फर है, वो सॉरी कॉपर है, Ag+ है, Cu+ है, Ag+ है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास Hg2+ है। ये हमारे पास क्या है, धातु आयन है, क्या है, धातु आयन है। ये किसके साथ पाए जाते हैं, सल्फाइड आयनों के साथ पाए जाते हैं, H2- के साथ पाए जाते हैं, सल्फाइड आयनों के साथ पाए जाते हैं,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मृदु धातु है, मृदु है, और ये भी हमारे पास क्या है, मृदु है। तो एग्जाम में हमारे पास क्या पूछा जा सकता है कि जो ये कॉपर है वो सल्फाइड के साथ क्यों पाया जाता है, या फिर Ag+ है वो सल्फाइड के रूप में क्यों पाया जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण ये है कि जो ये है धातु है वो भी हमारे पास क्या है, मृदु है, सॉफ्ट है, और जो हमारे पास सल्फाइड आयन है वो भी हमारे पास मृदु है। और हम जानते हैं कि HSA भी क्या कहता है कि मृदु मृदु आपस में क्रिया करेंगे। तो आपको कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये भी बन सकता है कि कॉपर जो है वो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में क्यों नहीं पाया जाता प्रकृति में, ठीक है, या फिर कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में क्यों नहीं पाया जाता। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपके पास देखो आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल गया। आपको सीधा सा क्या आंसर देना है कि इसमें मृदु मृदु है, इसलिए ये कठोर के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। और हमारे पास सिद्धांत क्या कहता है कि मृदु मृदु आपस में आसानी से क्रिया करते हैं, कठोर कठोर आपस में आसानी से क्रिया करते हैं। हर जगह एक ही कंसेप्ट लिख रखा है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछते रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। इसमें मैंने कुछ लिखवाया नहीं, मेरे को बस समझाना था, ठीक है, इसमें मुझे समझाना था। तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी शायद लिखना आ गया होगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे आपसे पूछा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्यों पाया जाता है, तो आप लिख सकते हो Ca+2 कठोर अम्ल है, ठीक है, कठोर अम्ल है, तथा CO3 कठोर क्षार है, कठोर क्षार है। यह आपका आंसर है। आपका अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम जो है वो जो हमारे पास कैल्शियम है वो हमारे पास कार्बोनेट के रूप में क्यों पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, Ca+2 आयन जो है वो कठोर अम्ल है, और जो CO3 है वो कठोर क्षार है। और हम जानते हैं कि कठोर कठोर आपस में, कठोर अम्ल व कठोर क्षार या फिर कठोर कठोर आपस में आसानी से अंतर क्रिया कर लेते हैं, आसानी से अंतर क्रिया कर लेते हैं, यानी कि आराम से रिएक्शन कर सकते हैं, अंतर क्रिया कर लेते हैं, मतलब आसानी से संयुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, सिंपल सा आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो, और नहीं पूछा जाए तो मत लिखना, कंपलसरी थोड़ी है। इसमें हमारे पास और भी बातें आती हैं, जैसे हमारे पास एक टॉपिक है हैलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य, हैलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य। एक और हमारे पास है हैलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य, आप समझने की कोशिश करना है हम पे, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। अब देखो हैलोजन अम्लों का आपेक्षिक सामर्थ्य, हमारे पास हैलोजन अम्ल कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे हमारे पास जो फ्लोरीन है, यहां हमारे पास फ्लोरीन है वो सबसे कठोर होता है, फ्लोरीन जो है वो सबसे कठोर होता है, क्लोरीन जो है उससे थोड़ा कम कठोर होता है, ब्रोमीन उससे कम कठोर होता है, और आयोडीन क्या होता है, मृदु होता है, ठीक है। आयोडीन क्या होता है, मृदु होता है, फ्लोरीन सबसे कठोर होता है, और जो आयोडीन है वो मृदु होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई थी, आपको नियम लिखवाए थे, पियर्सन की अवधारणा में भी मैंने आपको बताया था कि कौन कठोर होता है, कौन मृदु होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या पूछ रहा है, सबसे कठोर ये है, सबसे मृदु ये है, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया जाए HF HCl HBr HI,
ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए, देखो आपको ये तो पता ही है कि फ्लोरीन सबसे कठोर होता है, क्लोरीन उससे कम कठोर होता है, ब्रोमीन उससे कम कठोर होता है और आयोडीन सबसे कम कठोर होता है, यानी कि मृदु होता है। ठीक है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आपके पास ये है HF है, HCl है, HBr है, HI है, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता का क्रम बताइए, इनकी क्रियाशीलता का क्रम बताइए, इनकी रिएक्टिविटी का क्रम बताइए, क्रियाशीलता का क्रम बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे, आप कैसे बताओगे? देखो हमारे पास जो H है, देखो हमको ये तो पता ही है कि फ्लोरीन आयन कठोर होता है, फ्लोरीन कठोर होता है, फिर कठोरता घटती 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 जाती है और यहां मृदु हो जाता है। ठीक है, यहां क्या हो जाता है, मृदु हो जाता है। ध्यान से सुनना, अब आपसे पूछ रहा है, आपको ये आयन दे दिए, मान लीजिए आपको ये यौगिक दे दिए और आपसे पूछा इनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है। सबसे ज्यादा क्रियाशील का मतलब है जो सबसे जल्दी टूट जाए, ठीक है, या फिर इनमें से सबसे ज्यादा अम्लता कौन दिखाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है वो आपको बताना है। ध्यान से सुनना, वैसे आपने पढ़ा हुआ होगा। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है, इसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। अब देखो आपको इनके बारे में तो पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पता है। अब आपको देखना है क्या, H+ आयन, आपको सिर्फ H+ आयन देखना है। H+ आयन क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो दिमाग में फिर से एक बात आएगी, क्या, कठोर कठोर के साथ क्रिया करता है, कठोर कठोर के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, कठोर कठोर के साथ स्थायी यौगिक बनाता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, HF होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्थायी क्या होगा, HF होगा। अब देखो सबसे ज्यादा स्थायी HF है और ये हमारे पास क्या होगा, अस्थायी। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, क्रम। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है जब केमिस्ट्री की बात होती है। आपसे पूछा गया है कि क्रियाशीलता का क्रम क्या है। क्रियाशीलता का मतलब है जो जल्दी टूटे, जो जल्दी टूट जाए वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, सीधी सी बात है। और अम्लीय, अम्लीय का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप कैसे आंसर दोगे। देखो हमने आरएनएस का सिद्धांत पढ़ा था सेकंड ईयर में। अम्ल कौन होता है, जो H+ आयन आसानी से दे दे वो अम्ल होता है। H+ आयन आसानी से देने वाला जो यौगिक है वो अम्ल होता है, एसिड होता है। ठीक है, और इन सब में से H+ आयन कौन आसानी से दे सकता है, कौन आसानी से दे सकता है, जिसका बंध जो है सबसे कमजोर हो। H+ आयन वो यौगिक आसानी से दे सकता है जिसका बॉन्ड सबसे कमजोर हो। और यहां पे सबसे कमजोर बॉन्ड किसका होगा, जहां पे हमारे पास कठोर और मृदु होगा। ठीक है, सबसे कठोर सबसे कमजोर बंध किसका है, HI का है। क्यों, क्योंकि इसमें एक कठोर है, H+ आयन कठोर है और आयोडीन क्या है, मृदु है। ठीक है, इसलिए इसमें से H+ आयन आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये होगा। और सबसे ज्यादा सामर्थ्य किसकी होगी, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, HI की होगी। फिर उसके बाद इसमें कम हो जाएगी, फिर इसमें कम हो जाएगी और इसमें कम हो जाएगी। ये सबसे कम अम्लीय होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसमें दोनों के दोनों कठोर हैं, H+ आयन भी कठोर है और F- आयन भी कठोर है। HF क्या है, कठोर कठोर से मिलकर बना हुआ होता है। और मैंने आपको बताया था जब भी कोई यौगिक कठोर कठोर से मिलकर बना हुआ होगा तो उसको तोड़ा नहीं जा सकेगा आसानी से, आसानी से नहीं तोड़ सकते हम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी हो गई, HI की, क्योंकि आसानी से टूट जाता है, कठोर और मृदु है। और सबसे कम इसकी, HF की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हैलोजन अम्लों की आपेक्षिक सामर्थ्यता का क्रम हो गया। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो इसके अनुप्रयोग चल रहे हैं, ध्यान से सुनना। मैं इसको इसलिए इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है, बार बार मैं बोल रहा हूं, इसलिए इनको मिस मत करना। अब देखो इससे और क्या चीजें पता लगाई जा सकती है, इससे पता लगाया जा सकता है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण, अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। देखो वो तो आपको पूरी यूनिट करनी है, नहीं तो मेरा क्या है, मैं तो अगर मुझसे कहा जाता कि इस पेपर को पढ़ना है या इस यूनिट को
में से पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं, इस यूनिट में से पूरे के पूरे नंबर लेके आने हैं, तो मैं इसमें से मात्र 2 या 3 टॉपिक पढ़ के जाता। अगर मेरा एग्जाम होता, मेरा जब एग्जाम था तो मैं मात्र इसमें से 3 टॉपिक पढ़ के गया था, 3 टॉपिक, और उनमें से 2 टॉपिक आए थे। और हर बार आते हैं यार, हर बार आते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने पियर्सन की अवधारणा पढ़ ली थी, एक मैंने पढ़ लिया था सहजीवन, और एक मैंने पढ़ लिया था HSAB के अनुप्रयोग। बार बार इन दोनों में से रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। ठीक है, पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए। और इसमें से अगर पूरे नंबर लेके आने हैं तो आप चाहो तो पूरी यूनिट पढ़ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी यूनिट भी कितनी बड़ी है, पूरी यूनिट में 5 टॉपिक है, यहाँ पे 3 है, बस बहुत है। अब देखो अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण हम कर रहे थे। ठीक है, कोई अभिक्रिया किस दिशा में चलती है, दाएं हाथ पे चलती है या बाएं हाथ पे चलती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई अभिक्रिया है, जैसे हमारे पास हमने कोई अभिक्रिया देख ली, जैसे हमारे पास अभिक्रिया है H+ आयन ले लिया। ये क्या है हमारे पास, कठोर है। इसके बाद CH3HgOH, साथ में इससे क्या बन रहा है, H2O प्लस CH3Hg+। ठीक है, तो यहां पे आपको यह बताना है कि अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, अभिक्रिया किस दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, अभिक्रिया लेफ्ट चलेगी या राइट चलेगी, यह आपको बताना है। 1 मिनट। तो देखो यहां पे जब हम आगे की तरफ जाते हैं, ये हमको पता है क्या है, कठोर है। ये क्या है, कठोर है। ठीक है, ये CH3Hg+ कुछ याद आया आपको, मैंने मृदु लिखवाया था इसको। और जो OH है, इसमें जो OH है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, कठोर है। क्या है, कठोर है। अब देखो जब इस दिशा में चलते हैं तो इस दिशा में चलने पर देखो H2O का मतलब क्या है, H और OH। यहां पे जो H+ आयन है वो OH- आयन के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो H+ आयन जो होता है वो है कठोर, और जो OH- आयन है वो भी क्या है, कठोर। H+ आयन क्या है, कठोर अम्ल, और OH- आयन क्या है बच्चों, कठोर क्षार। और मैंने आपको क्या नियम बताया था कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपस में क्रिया करते हैं, यहां पे कठोर कठोर है और यहां पे क्या है, कठोर मृदु है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ ही गए होंगे। आपको क्या बताना है कि यह अभिक्रिया आगे की दिशा में संपन्न होगी। ठीक है, सीधे हाथ पे जाएंगी, दाएं हाथ पे जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दाएं हाथ पे जाने पर हमको कठोर कठोर मिलेगा, हमें कठोर H+ आयन और कठोर OH- आयन मिलेगा। ठीक है, और विपरीत दिशा में हमारे पास हमको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमारे पास एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या है, H+ और CH3Hg और S। ठीक है, H। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे हमारे पास क्या बनता है, H2S प्लस CH3Hg+। ठीक है, अब देखो एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये अभिक्रिया तो दाएं हाथ पे संपन्न हो रही है, ये अभिक्रिया बाएं हाथ पे। ठीक है, यहां पे अभिक्रिया इस दिशा में चलती है, आपसे पूछ लिया जाता है। और देखो ज्यादातर यही एग्जाम्पल आते हैं, बार बार रिपीट हो गए, कोई ज्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं आते। अब आपसे पूछ लिया कि ये वाली अभिक्रिया यहां पे संपन्न होती है और ये वाली अभिक्रिया यहां चलती है, क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? कारण देखो मैंने आपको क्या बताया, H+ आयन क्या है, कठोर है। H+ आयन क्या है, कठोर है। और जो CH3Hg है वो क्या है, मृदु है। वो क्या है, मृदु है, जैसे यहां पे मृदु था। और ये OH क्या था, कठोर था। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास कठोर कठोर से मिलकर बना हुआ यौगिक प्राप्त हो रहा था। क्या हो रहा था, कठोर कठोर से मिलकर बना हुआ यौगिक प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहां पर H+ आयन तो कठोर है, लेकिन जो हमारे पास SH है वो क्या है, मृदु है। सल्फाइड आयन मृदु है, मृदु सल्फाइड आयन है। ठीक है, तो कठोर और मृदु की तो कभी बनी ही नहीं, तो अब क्या बन जाएगी, कठोर और मृदु की तो कोई यारी नहीं है, तो अब क्या बन जाएगी। और देखो यहां अगर हम जाएं, उल्टे हाथ पर ऐसे जाएं, तो यहां जाने पर हमको मृदु मृदु मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो सीधे हाथ पे नहीं जाएगी, वो ऐसे जाएगी, वो दाएं हाथ पे नहीं जाएगी, बाएं हाथ पे जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको मृदु मृदु बल मिल रहा है और हमको पियर्सन का कंसेप्ट पता है
कठोर कठोर के साथ क्रिया करके स्थायी संकुल बनाएगा और मृदु मृदु के साथ स्थायी संकुल बनाएगा। इस एक कंसेप्ट पे पूरी यूनिट टिकी हुई है, इस एक कंसेप्ट को रट लेना, हर जगह काम आएगा। तो यहां पे भी अगर आपसे दो अभिक्रियाएं दे दी जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है कि यह अभिक्रियाएं किस दिशा में संपन्न हो रही है और क्यों, तो वो आपको बताना है। ये वाली अभिक्रिया अग्रिम दिशा में जा रही है, सीधे हाथ पर जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको कठोर अम्ल और कठोर क्षार से मिलकर बना यौगिक प्राप्त हो रहा है। और ये वाली अभिक्रिया विपरीत दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर हमको मृदु अम्ल और मृदु क्षार से मिलकर बना यौगिक प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना। इसमें अभी कुछ चीजें और बची हुई है जो मैं कल समाप्त कर दूंगा। ठीक है, कल इसकी अनुप्रयोग समाप्त हो जाएंगे, तो कल की क्लास भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके 2-3 अनुप्रयोग और ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन अनुप्रयोगों में से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।